नमस्कार। अदम्य एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग आप सभी अभ्यर्थियों के लिए राजनीति विज्ञान से जुड़ी वन लाइनर क्वेश्चनरी है वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें संवैधानिक विकास से हम बात शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है या जो प्रश्नोत्तरी आपके सामने पेश की जा रही है, ये कहीं एग्जामों में आ चुके प्रश्न है और आने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आईएएस जैसे एग्जाम हुए हैं, आरएस एग्जाम हुए हैं, या अन्य राज्यों की जो स्टेट लेवल की जो भी एजेंसीज के द्वारा एग्जाम हुए, उन एग्जामों में इन प्रश्नों का कहीं न कहीं समावेश हो चुका है। और अपने राजस्थान में आने वाली जो वैकेंसियां है, उसमें भी ये प्रश्न लगभग रिपीटेड होते रहते हैं, आते रहते हैं, वही प्रश्न है। ये प्रश्न वन लाइन में रहेंगे और इनका शॉर्ट आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि संविधान के विकास की बात करते हैं, तो विकास के संदर्भ में संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो विकास इसका जो शुरू माना जाता है वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के आसपास सब मानते हैं, जहां ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक कंपनी है वो स्थापित की गई थी, और वो कंपनी भारत में आई थी और वहां से शुरू की गई थी। और वहां से शुरू की गई थी, वहीं से व्यवस्था मानी जाती है। और इसमें अपन देखते हैं तो भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, उस ब्रिटिश कंपनी ने, अपन कह सकते हैं कि गुजरात के रास्ते में उन्होंने बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और बंगाल में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। उस प्लासी के युद्ध में उनकी जड़ें है वो थोड़ी सी गहरी हो गई, और इस तरह से गहरी होते होते हुए बक्सर के युद्ध में बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। और ये युद्ध हुआ था 1764 में। और उसके बाद कंपनी ने नियम बनाने शुरू किए और नियमों की श्रृंखला शुरू हुई थी। और वो नियमों की श्रृंखला शुरू हुई थी, उसी के संदर्भ में पहला जो नियम बना था वो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। तो उसी से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने बताए जा रहे हैं। तो संवैधानिक विकास से जुड़ी प्रक्रिया में अपन देखते हैं, इसी में पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में एक सुनिश्चित है ये, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जहां से नियमों की एक श्रृंखला है वो व्यवस्थित हुई थी, जिससे नियम अपन मान सकते हैं। तो ये सभी को पता है और पता होना चाहिए कि एक एक्ट बना था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और ये बना था 1773 में। तो यहीं से ये व्यवस्था मानी जाती है। इसका आंसर जो होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हैं कि यहीं से व्यवस्था शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इसी में अपन देखते हैं, तो आगे प्रश्न आता है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। सभी को पता है कि नियमों की जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। लेकिन एक्चुअली ये लागू कब हुआ था? तो लागू होने की बात करते हैं तो ये लागू भी ठीक उसके बाद हुआ था। यानी ये जो लागू माना जाता है वो 1774 में माना जाता है, 74 ईस्वी में माना जाता है। तो 1774 ईस्वी में ये लागू हुआ था, 1774 ईस्वी में लागू हो गया था। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कब ये लागू हुआ था, क्योंकि नियम बने थे, सारे के सारे नियमों की व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन इनको प्रावधान माना गया था कि आगे से आगे व्यवस्था शुरू करते हुए अपन मानेंगे। नेक्स्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने कि बंगाल प्रेसिडेंसी बनी थी और उसमें बंगाल का नाम पहले गवर्नर था। और आपको पता हो तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा नाम है वो चेंज कर दिया और नाम कर दिया गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो उसकी नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये जो उसका आंसर होगा वो यही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। एक्ट का नाम वही रहेगा और इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या अधिनियम कह सकते हैं इसमें। तो इसी के तहत इसकी है वो नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो मैंने जस्ट डिस्कस किया है कि पहले जो बंगाल का गवर्नर था
वो पूरा बंगाल का गवर्नर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन पहली बार एक अधिनियम लाया गया था, उसमें उसका नाम है वो चेंज कर दिया गया था, और उसमें उनका नाम है वो गवर्नर टू गवर्नर जनरल कर दिया। पहले जो नाम था वो गवर्नर था, अब नाम कर दिया गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर भी आपका वही होगा, यह होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये बात तय हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसमें गवर्नर जनरल नाम था पहले गवर्नर, अब उसका नाम कर दिया गवर्नर जनरल, नाम बदल गया, तो उसमें परिषद में मेंबर की संख्या भी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो उसमें कुल कितनी मेंबरों की संख्या थी, ये बात इन्होंने पूछी गई है। तो ये जो है इसमें कुल मेंबर बनाए गए वो 4 मेंबर ऐड किए गए थे, नए मेंबर है वो 4 जोड़े गए थे। नेक्स्ट इसी में देखते हैं प्रश्न की संख्या को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। बिल्कुल, प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें नाम आएगा वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल बनाया था वो बनाया था वॉरेन हेस्टिंग बनाया था, वॉरेन हेस्टिंग। ये जो थे वो पहले बंगाल के गवर्नर थे और अब उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये पहले गवर्नर जनरल बंगाल के हैं वो माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते थे तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसी के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी और उसी में किया गया था। और इसके स्थापित करने की बात करते हैं तो वो 1774 में स्थापित हो गया था। तो यह आंसर होगा इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहां सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी। यहां ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1774 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स नामक स्थान पर हुई थी। यानी इसका आंसर तो हो जाएगा कलकत्ता। ये कलकत्ता जिसको कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में हुई थी और स्थापना हुई थी 1774 में फोर्ट विलियम्स नामक स्थान पर एक अपेक्स न्यायालय के रूप में स्थापना हुई थी, अपेक्स कोर्ट के रूप में स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम न्यायाधीश जो बनाए थे एलिजा इम्फे को बनाया गया था। ध्यान रखिए, एलिजा इम्फे को बनाया गया था, प्रथम न्यायाधीश बनाए गए थे और इस तरह से एक व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। अब न्यायाधीशों की संख्या की बात करते तो यहाँ पर भी न्यायाधीशों की संख्या है वो 4 थी। जूरी का कॉमन कंसेप्ट हुआ करता था, उसमें मिलकर ये लोग फैसला देते थे। तो न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो है 4। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट डिसाइड किया गया था जो कि 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम नामक स्थान पर वो स्थापित हो गया था अपेक्स कोर्ट के रूप में, और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे सहित 3 अन्य सदस्य यानी 4 सदस्य कुल लोग थे वो थे। ये कौन कौन से मामलों की जानकारी है, कौन कौन से मामलों को देखते थे या कौन से चैप्टर इसमें मामले थे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एक तो था सिविल मामला, दूसरा आपराधिक मामला था और तीसरा नौसेना से जुड़े मामले थे। इसमें 3 मामले थे,
पहला था सिविल, दूसरा था आपराधिक, और तीसरा मामला था नौसेना से जुड़ा मामला। ये 3 मामले इसमें जोड़े गए थे। सिविलियन का जो मामला होता था वो भी हो सकता था, कुछ ऐसा आपराधिक प्रवृत्तियों के मामले होते थे, चोरी डकैती या इस तरह के, तो आपराधिक। और नौसेना यानी उस जमाने में अधिकतर जो सामान है वो आयात निर्यात होता था, वो जल के द्वारा होता था या जलयानों के द्वारा होता था, तो इसलिए नौसेना को भी इसमें सम्मिलित कर दिया। तो ये जो है वो कुल 3 विषय माने गए थे, 3 विषय इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी, ये प्रश्न दिया गया है। क्या इसकी अपील की जा सकती थी? तो बिल्कुल इनकी अपील का प्रावधान था, और वो प्रावधान था प्रीवी काउंसिल में। ठीक है, प्रीवी काउंसिल करके होती थी, उसमें अपन इसकी अपील कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल। यानी एक तरह से ये है ब्रिटेन के द्वारा भारत में स्थापित एक व्यवस्था थी, न्यायिक प्रक्रिया, ताकि भारत के कोई भी मामले हैं वो भारत में ही निपटाए जा सकते हैं, सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मामला था जो भारत या भारत सरकार से जुड़ा, लेकिन उसके फैसले से अपन संतुष्ट नहीं होते थे, तो उसको प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन में थी उसके संदर्भ में अपन उसको अपील कर सकते थे। अपील का प्रावधान दे रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, बिल्कुल की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटि और गलतियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मामला था जो किसी गलतियों के लिए पारित किया गया था, या परिमार्जन, किसी कोई गलती के परिमार्जन हेतु है वो पारित किया गया था, ऐसा कौन सा मामला था? तो उसके लिए आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके लिए आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो था ये बनाया हुआ था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कोई ऐसा मामला है तो 73 के तहत कुछ गलतियां हो और उसको सुधार का मौका है, तो उस तरह से सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से एक छोटा सा एक्ट बनाया था, और उसके तहत उसको सुधारने का अवसर है वो दिया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर निदेशक मंडल भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में कह सकते हैं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट बना था जिसमें व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग किया? तो उसके लिए एक नया एक्ट बनाया था जिसको अपन कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो आया था 1784 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था, इसको लाने का पर्पज जो 1773 के अंतर्गत कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करना, कुछ नए संशोधन करना, और उस एक्ट की खामियों को दूर करते हुए आगे से आगे नियमों की नियम है वो बना देता है। पिट्स ऑफ यंगर के नाम पर ये इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। एक व्यक्ति था पिट्स ऑफ यंगर, उसी के नाम क्या था तो इसका नाम पड़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, और ये 1784 में लाया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु
किस संस्था की स्थापना की गई थी? बिल्कुल इस बात प्रश्न है कि राजनीतिक नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हो आप, तो उस हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए सीधी सी बात है कि मैंने आंसर बता ही दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। एक तरह से देखा जाए तो प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसको आप नियंत्रक मंडल भी कह सकते हैं अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, इसको नियंत्रक मंडल भी आंसर कई बार, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा है कि फिट्स इंडिया एक्ट जो बन गया था उसमें जो पूर्वी देश थे उस पूर्वी देशों पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? तो ये नियंत्रण रखने के लिए प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन उसका आंसर है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक मंडल ही है। तो इसका आंसर भी वही होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कभी कभी प्रश्नों की प्रकृति को देखना है, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया जाता है लेकिन आंसर बहुत सीधा सा होता है। उन्हीं पर ये व्यवस्था रहेगी। तो उत्तरदायित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर डाला गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर ये उत्तरदायित्व डाला और उन पर जिम्मेदारी देगी कि आपको ये भी काम है वो करना रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने बताया कि किसके द्वारा नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी जो स्थापित हुई थी और ब्रिटेन से हुई थी और इनको भेजने वाले थे वो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो यहाँ पर जो नियंत्रण की यहाँ पर जो नियुक्ति की बात की है वो ब्रिटिश पर थी, यानी जो ब्रिटिश सम्राट होता था उस पर थी। तो ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्ति की जाती थी उसकी जिम्मेदारी पर। नेक्स्ट फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? यानी फिट्स इंडिया एक्ट जो बना था उसमें कंपनी के कोई व्यापारिक मामले थे उसको जांचने की देखने की अनुमति किस पर थी? तो ये थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, निदेशक मंडल के पास में। तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उन सभी मामलों की अनुमति करेक्शन की वाली चीजें हैं वो उसकी देखरेख करें और उनको देखते रहे। नेक्स्ट गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है कि गवर्नर जनरल को कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जाए, उस विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने यानी इसको खत्म करने या लागू करने का अधिकार प्रदान किसे किया गया था? ध्यान रखना है कि भाई किसे प्रदान किया गया था। तो उसके लिए उन्होंने 1786 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था 1786 के अधिनियम में, 1786 के अधिनियम में। यानी कुछ अधिनियम जो उन्होंने बनाए थे, हालांकि वो इतने यूजफुल नहीं है या ये कह सकते कि उनका प्रभाव है इतना नहीं रहा, इसकी उसकी जानकारी अधिकतर टीचिंग के फॉर्मेट में उनको नहीं बताई जाती हैं, लेकिन उन्होंने उसके कुछ ऐसे प्रावधान थे। तो उसमें 1786 का एक अधिनियम दिया जाता, तो उसमें उन्होंने प्रावधान किए गए थे कि गवर्नर जनरल है कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए तो उस मामले को या तो निरस्त कर सकता है या फिर लागू कर सकता है, ये वाली बात कह गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहा गया कि ऐसा कौन सा मामला था
गवर्नर को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। आप थोड़ा सा जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। आप में से कोई बताइए कौन था? तो इसका भी आंसर होगा 1786 के अधिनियम से प्रभावी माना जाता था। 1786 के अधिनियम से ये शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, एक अधिनियम बनाया था, तो उसके द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ पावर दिया गया कि प्रधानमंत्री शक्तियां भी प्रधान सेनापति की भी शक्तियां आपको दी जाती हैं। आप प्रधान सेनापति के रूप में भी अपना काम है वो कर सकते हैं। ये सारी की सारी शक्तियां उसमें दी गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पहली बार कंपनी ने उसको जो है वो लिमिटेड 15 वर्षों के लिए भेजा गया था, और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ जो है वो उनको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो यहाँ केवल और केवल 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था कि 20 वर्ष और आप यहाँ पर व्यापारिक कार्य कर सकते हो भारत में। ये बात है 73 की, सॉरी 1793 की, यानी 1793 की बात तो 20 में है, तो ये 1813 साल के लिए बढ़ा गया था कि 1813 वर्ष तक आपको शासन करना है। 1813 ईस्वी के बाद आपको वहां पर पुनः आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चार्टर के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? यानी पहले जो वेतन देने का प्रावधान था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कह सकते हो उनकी कंपनी के नियमों से था। अब इनका जो प्रावधान था कि जो सारा का सारा जो पैसा है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा, यानी जो कंपनी भारत में है और वहां से जो इनकम कर रही है उसी में से वेतन है उनको दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान दिया गया था। तो उसके लिए उन्होंने 1793 में एक अधिनियम लाया था। तो 1793 के अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। 1793 के अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई थी कि अब है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनको भारत के राजस्व से पैसा दिया जाएगा। यानी एक तरह से धीरे धीरे ये सारी की सारी जो कर की व्यवस्था थी या धन की व्यवस्था थी या धन के संबंध के नियम थे, ये सारे के सारे भारतीयों पर लादे जा रहे थे और कहीं कहीं भारत से धन है वो पलायन की स्थिति में हो रहा था। नेक्स्ट, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? प्रश्न को दोबारा पढ़िए आप लोग आराम से इसको, फिर इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकती है। यानी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि वे गवर्नर जनरल हैं, वो किसी कारणवश एब्सेंट है और अपने कोई असैनिक सदस्य हैं, उसको उसका प्रधान या उसके काम की जिम्मेदारी उसको दी जा सकती है, वो काम करेगा। तो इसके लिए एक नियम आया था, वो आया था चार्टर अधिनियम 1793 का, यानी अपन कह सकते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। ये 1793 के चार्टर अधिनियम से ये व्यवस्था की गई कि यदि गवर्नर जनरल अपनी अनुपस्थिति है तो उस स्थिति में कोई असैनिक सदस्य है वो अपना काम है वो कर सकता है, और 1793 के चार्टर अधिनियम से व्यवस्था की गई थी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। यानी आपके पास लाइसेंस हो या नहीं हो, बिना लाइसेंस आप शराब नहीं बेच सकते, बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। तो उसके लिए भी 1793 का जो चार्टर अधिनियम था उसी के तहत रोक लगाई गई थी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाई और चलते रहे।
आज के प्रश्नों की कड़ी में मैं 25 प्रश्न ही आपके सामने लाया था। नेक्स्ट आगे और प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहेगी, आप जुड़े रहिए और आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।